दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। 91.2 NIVH हलोदून पर आप सुन रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान का एक और खास एपिसोड। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय न्यास यानी नेशनल ट्रस्ट के बारे में। नेशनल ट्रस्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय यानी लीगल बॉडी है। इसकी स्थापना सेरेब्रल पॉल्जी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल और मल्टीपल डिसेबिलिटीज से प्रभावितों के लिए की गई है। नेशनल ट्रस्ट दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम्स का संचालन कर रहा है। निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी ही अभूतपूर्व इंश्योरेंस योजना है। साथ ही दिशा सेंटर, विकास डे केयर जैसी योजनाओं से दिव्यांगजन जीवन यापन के लिए तरह तरह के हुनर और कौशल सीख पाते हैं, जहां उनके लिए फिजिकल ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था भी की जाती है। समर्थ सेंटर और घरोंदा जैसी योजनाएं भी उनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। घरोंदा योजना में दिव्यांगजनों की देखभाल और आजीवन रहने की सुविधा दी जाती है। और भी कई तरह की योजनाओं का संचालन नेशनल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिन पर हमने बात की है नेशनल ट्रस्ट में सहायक विधि सलाहकार श्री उमेश कुमार शुक्ल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद चेतना जी। जी सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। मैं उमेश कुमार शुक्ल, राष्ट्रीय न्यास में वर्तमान में मैं सहायक विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ और सन 2011 से मैंने राष्ट्रीय न्यास में सहायक विधि सलाहकार के पद पर ज्वाइन किया था और विभिन्न पदों पर मैंने राष्ट्रीय न्यास में मैं यहाँ पर विजिलेंस ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, प्रोग्राम डायरेक्टर और सहायक विधि सलाहकार मेरी चूंकि मूल पोस्ट है और इस पद पर मैं कार्यरत हूँ। और राष्ट्रीय न्यास के बारे में बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में सबसे पहले जो दिव्यांगों के लिए राइट्स बेस्ड एक्ट आया था वो था PWD एक्ट 1995 का, जिसमें कि 7 दिव्यांगताएं थी और उसके ठीक 4 वर्ष के अंदर ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 पार्लियामेंट ने पास किया और इसमें 4 दिव्यांगताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। वो थी ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मेंटल रिटार्डेशन 2016 के बाद से UNCRPD और उसमें अब ये वर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है और इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन 4 दिव्यांगताओं को लेकर ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम बनाया गया और आपको ये बता दूं कि 4 दिव्यांगताएं आज भी विश्व में ये कंडीशन है और इसका कहीं विश्व में जिसे कहते हैं डिजीज होती तो इलाज होता है, कंडीशन का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि अर्ली इंटरवेंशन और इनके माध्यम से उसकी सीवियरिटी को कम किया जा सके। तो ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की जो दिव्यांगताएं हैं ये पूरे विश्व में आज की भी डेट में इसके रिहैब प्रोसेस तो है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मूल रूप से ठीक हो सकती है या हो सकती है, ऐसा नहीं है। इनके साथ ही चैलेंजेस के साथ में जीवन को जीना है और ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जब पारित हुआ तो पेरेंट्स की इस वरी को कि जो लाइफ लॉन्ग टिल डेथ कंडीशंस के साथ जीना है, कैसे उसमें क्या किया जाए जिससे कि उस परिवार को, उस दिव्यांगजन को कैसे मुख्य धारा में ला के वो परिवार पर बोझ ना बने, समाज में उसका अंगीकरण हो सके। और एक इसमें विशिष्ट प्रायोजन अधिनियम बनाया गया गार्जियनशिप का
लीगल गार्जियनशिप वो 2099 में पहली बार जुडिशरी से अलग हटाकर, नहीं तो पहले जुडिशरी को ये पावर थी, इन 4 दिव्यांगताओं के लिए सिर्फ, मैं सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्ट में 4 दिव्यांगताएं मेंशन थी हैं, तो उनके लिए लीगल गार्जियनशिप का भी प्रोविजन लोकल लेवल कमेटी के माध्यम से बनाया गया, जो राष्ट्रीय नियम में 14 से 17 तक है। उसका सविस्तार बहुत समय लगेगा और हमारी वेबसाइट पर जाके लोग इसको देख सकते हैं। सारी चीजें हमने PDF और उसमें डाल रखी है हमारी वेबसाइट में। तो ये इस अधिनियम की 2 चीजें हैं, तो स्कीम प्रोग्राम्स के माध्यम से कैसे इन 4 दिव्यांगताओं में रिहैब प्रोसेस हो सके, लोग इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ बढ़ सके, और दूसरा लीगल गार्जियनशिप का, जो कि जुडिशरी में ही सिर्फ था। उसमें हर जिले में कलेक्टर को हमने उसका चेयरपर्सन, एक हमारा पंजीकृत संगठन है वो उसका द्वितीय मेंबर, एक दिव्यांगजन खुद एक मेंबर उसमें बनाया, और हर जिले में कोऑप्टेड मेंबर का हमने सुझाव दिया कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एक लॉयर, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग डिसेबिलिटी लॉ है, लैंड के प्रोविजंस अलग हैं, और डिसेबिलिटी के लिए बेस्ट पर्सन तो चीफ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही, जो कि उस पर अथॉरिटी से कोई चीज कह सकते हैं। तो ये लोकल लेवल कमेटी भी इसमें एक लीगल प्रोविजन भी ऐड किया, जिससे कि इस एक्ट की बहुत अधिक महत्ता हो जाती है कर्सरी मेथड से। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो सन 2016 से कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, मतलब कहीं किसी कोर्ट कचहरी या भटकना नहीं है आपको। राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट के थ्रू उसके गार्जियन, सिबलिंग, पेरेंट्स जो दिव्यांगजन के हैं वो ऑनलाइन भरेंगे और इसका ऑनलाइन ही निष्पादन लोकल लेवल कमेटी करेगी और इससे उनको लाभ। तो ये राष्ट्रीय न्यास का अधिनियम 1999 का ये बहुत ही मुख्य उद्देश्य है और कार्य है। और अभी भी ये अधिनियम RPWD एक्ट 2016 के आने के बाद भी इसीलिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी इन 4 दिव्यांगताओं के बारे में। तो सर इसके लिए क्या फैसिलिटी नेशनल ट्रस्ट जो है वो देता है? राष्ट्रीय न्यास में जो भी कार्य है तो राष्ट्रीय न्यास अपने पंजीकृत संगठन के माध्यम से करता है। हमारा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के साथ में इंटरेक्शन सिर्फ एक ही स्कीम है हमारी, और वो अद्वितीय स्कीम है भारतवर्ष में पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। आयुष्मान भारत की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वो सबके लिए। लेकिन दिव्यांग लोगों के लिए अगर आप 2 वर्ष पूर्व अगर कभी कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार की कोई योजना दिव्यांगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की है, तो उसमें निरामय हेल्थ इंश्योरेंस सही आंसर था। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए बस कर रहा हूँ कि इस इंश्योरेंस स्कीम की आप महत्ता समझें। आज तक सुप्रीम कोर्ट कितने डायरेक्शन दे रहा है सारे मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को, लेकिन दिव्यांगों के लिए स्पेसिफिक कोई स्कीम कोई नहीं ला रहा है। सन 2007 में राष्ट्रीय न्यास ने ये पहल की थी, और जिसके बिना पर इंश्योरेंस डिनाइड किया जाता है हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, उसी को मेरिट मानते हुए उसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बनाया कि जो दिव्यांग होगा वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। तो सबसे बड़ी चीज है, और इस स्कीम की एक जो डायरेक्ट बेनिफिट की जो बात कर रहा हूँ, बाकी तो पंजीकृत संगठनों के माध्यम से है वो डे केयर और रेजिडेंशियल केयर, लेकिन जो निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि व्यक्ति खुद से कर सकता है, और हमारे वर्तमान सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो कि हमारे पदेन राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष भी हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने एक और अभूतपूर्व पहल अभी की है कि व्यक्ति खुद स्वयं, मतलब जो दिव्यांगजन है वो उसका परिवार, वो अभी तक हम किसी पंजीकृत संगठन के माध्यम से ही उसका एनरोलमेंट करवा पाते थे, लेकिन उन्होंने इसमें अभी पहल की और सारे उस हिसाब से हम लोग मॉडिफिकेशन सिस्टम में और उसमें करने जा रहे हैं कि वह व्यक्ति खुद या उसके परिवार का या कोई जानने वाला या हमारा पंजीकृत संगठन भी उसकी चाहे तो मदद कर सकता है, डायरेक्टली अपना एनरोलमेंट कर सकता है ऑनलाइन। और इसके तहत 1 लाख रुपए का जी ऑनलाइन सारा प्रोसेस ऑनलाइन। और इसके तहत एक चीज आपको बता दूं जो इसकी विशेषता है, आयु जैसे एज के हिसाब से इंश्योरेंस डिफर करता है, कास्ट, जेंडर, ये सब डिसेबिलिटी, इसका हमने कुछ नहीं रखा। बस इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत आने वाली जो 4 दिव्यांगताएं वही लोग कवर, न कि 21 दिव्यांगताएं, क्योंकि एक्ट के एम्बिट के बिना हम बाहर नहीं जा सकते हैं। और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम भी एक स्पेशल एक्ट है और उसमें 4
दिव्यांगताओं का ही जिक्र है, इसलिए वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन 1 लाख रुपए का बहुत नॉमिनल प्रीमियम है इसमें, 250 रुपए और 500 रुपए। जिनकी 16,000 से इनकम ज्यादा है उनको 500 रुपए सालाना प्रीमियम देना है, और जिनकी 16,000 से कम है उनको 250 रुपए प्रीमियम बस देना है। और 1 लाख रुपए का कवरेज एज पर बेनिफिट चार्ट। इसमें हमने कई चीजों को शामिल किया है, जैसे सर्जरी में पैसा रखा है, हमने ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा रखा है थोड़ा सा 2,000 रुपए, कि हमारे दिव्यांग भाई बहन, सबसे बड़ी चीज है कि सुविधा हो लेकिन वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाते। तो ये शुरू से हम लोगों ने दिमाग में रखा था कि भाई या तो गवर्नमेंट उनके पास उस जगह पहुंच जाए, अस्पताल पहुंच जाए, ये वहां तक पहुंच पाए। तो इस चीज को ध्यान, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ओपीडी और फिजियोथेरेपी, ये जो राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताएं हैं, इनमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो थेरेपी में आप देखिए आयुष्मान भारत में, इसमें जो ओपीडी में पैसा उसमें नहीं मिलता, जब आप एडमिट होंगे तब मिलेगा। यहाँ पर बिना एडमिट हुए भी ओपीडी का पैसा, थेरेपी का पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, ये भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, उनके परिवार को मिलता है, जिससे उनकी बड़ी सहायता होती है। ये इस स्कीम की, और सबसे बड़ी चीज इसमें कोई स्पेसिफाइड हॉस्पिटल नहीं है। आप गांव में कहीं पर भी बस डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये ओरिएंटल इंश्योरेंस एक कंपनी है भारत सरकार का, उनके थ्रू ये राष्ट्रीय न्यास की ये निरामय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से। और अब तो लास्ट ईयर हमने कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि अब वो भारत के अभिन्न, उनका 300 उसका स्टेटस समाप्त हो चुका है। तो पूरे भारतवर्ष में हमारी ये पॉलिसी बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सक्षम रूप से चल रही है। और जो हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने जो ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति या उसका परिवार स्वयं भी, तो ये एक अभूतपूर्व मील का कदम साबित होगा, आप देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, लाभान्वित। सर बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि जब पोर्टल पर गए और पोर्टल में जब इसके लिए एनरोल करते हैं तो डॉक्यूमेंट सर क्या होते होंगे इसके? इसमें जो डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, इतना इसका सरलीकरण कर दिया गया कि एलिजिबिलिटी इसकी वही है जो और लोग जिसके बिना डिनाई करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट पहले था जी। अब चूंकि भारत सरकार की पहल है कि आप यूडीआईडी भी, ये पहल अभी पिछले 1-1.5-2 वर्षों से ज्यादा हो गई, और अब इस वर्ष चूंकि यूडीआईडी पर बहुत जोर है तो इसे हमने कंपलसरी कर दिया। तो 2 चीजें ये, और आधार भी अब जो लिंक है, जिससे कि चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सब करने का एक मकसद है कि सीधा पैसा जो उनके रियम्बर्समेंट मेडिकल क्लेम वो उनके खाते में सीधे पहुंचे, तो एक ट्रांसपेरेंसी, त्वरित गति से उनको वो मिल सके। इसलिए ये 3 चीजें उसके आवश्यक डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट की डिटेल, ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, तभी तो उसमें पैसा सीधा जाएगा। यूडीआईडी, सारा डाटा वहां से फेच हो जाता है, आधार और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये उसकी मेन मुख्य वो है, जिसके बिना पर वो व्यक्ति मतलब जो भी उसका वो इसकी सुविधा का लाभ ले सकता है। जी सर, इतना महत्वपूर्ण जानकारी है ये, तो हम इसमें थोड़ा सा विस्तार चाहेंगे कि जिन्होंने अपने आप को इस पे एनरोल कर लिया, उसके बाद क्या क्या बेनिफिट उन्हें मिलेंगे, और क्या माध्यम होगा इस जानकारी का कि ठीक है अब मैं इस वाली बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। देखिए, वैसे तो हमारी वेबसाइट पे हमने पूरा बेनिफिट चार्ट, जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है, और ये लोगों को जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि जब पैसे मतलब जो भी हमारा जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीजें अफोर्डेबल भी हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ज्यादातर बीपीएल कैटेगरी और मीडियम वर्ग के भी लोग जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही सहायक योजना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई स्पेसिफाइड हॉस्पिटल नहीं है, सिवाय इसके कि कॉम्पिटेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। तो गांव में, ब्लॉक में, कहीं पर भी अगर वो बैठता है और रजिस्टर्ड डॉक्टर है, तो आप उससे इलाज करा सकते हैं। और जैसा कि जो IRDA के जो गाइडलाइंस हैं, वो एप्लीकेबल होता है कि आप इलाज के 30 डेज के अंदर ही अपना क्लेम सबमिट करें, क्योंकि वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा हर इंश्योरेंस को। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा, तो इसका मैं जो बेनिफिट चार्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
कि हमने जो है हॉस्पिटलाइजेशन पे, जैसे अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो और उसमें कुछ सर्जरी वगैरह उसमें आप जाते हैं, तो जो छोटी मोटी चीजों के लिए उसमें 55,000 रुपया हमने रखा हुआ है। उसके अलावा जो हमने उस 55,000 में से भी उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, जो करेक्टिव सर्जरीज क्योंकि हमारी ये जो दिव्यांगता आप ये समझिए बाई बर्थ है, मोस्टली ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉल्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसका मेंटल रिटार्डेशन वर्ड में नहीं यूज करूंगा, मोस्टली बाई बर्थ है। ये ऐसा नहीं कि जैसे लोग लाइफ में फिजिकल बाद में एक्वायर कर लेते हैं, ऐसा नहीं। तो इसमें जो है इन चीजों के लिए जो बाई बर्थ है उसमें अगर कोई सर्जरी किसी चीज के लिए, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी में होता है, कुछ इस तरह की करेक्टिव सर्जरी की जरूरत होती है, तो ये पैसा 40,000 हमने उसमें रखा है। नॉन सर्जिकल भी कुछ छोटी मोटी चीजें अगर होती हैं तो उसके लिए 15,000, तो 55,000 का हमने वो हॉस्पिटलाइजेशन पे रखा है। और जो मैंने आपसे बताया था ओपीडी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका पैसा और किसी में मिलता नहीं। आप आयुष्मान में ओपीडी का आप गए डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपको वायरल हो गया, फ्लू हो गया, या जैसे अभी कोरोना में तो आपका इलाज किया, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिखी और आप घर चले, तो हॉस्पिटलाइज तो आप नहीं हुए, या तो आप जाके एडमिट नहीं हुआ और इलाज करके, लेकिन वो दवाएं कितनी कॉस्टली होती है कि उसमें भी 10-5 हजार रुपया लग जाना बड़ी आसान सी बात होती है इलाज में। और जहां पैसे नहीं होते मैडम, वहां पर 500 रुपए की भी बड़ी कीमत है, 10-20 हजार तो बहुत बड़ी चीज। बिल्कुल सही बात है। तो और प्रीमियम जैसा कि आपने देखा कि एज के साथ इसमें 250-500 रुपए से ज्यादा कोई प्रीमियम एनुअल रखा भी नहीं गया। तो इसमें जो हमने बताया कि 19,000 रुपए तक हमने ओपीडी में आप मेडिसिन या जो भी है वो आप इस पर खर्च करके उसका रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं। इसमें ओपीडी ट्रीटमेंट है, इसमें मेडिसिन है, पैथोलॉजी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सेट्रा है। हमने दांत का भी बड़ा वो नहीं था, तो हमारे जो दिव्यांग भाई बहन अगर डेंटल में भी कुछ है तो उसमें भी 4,000 रुपए का स्पेशल प्रोविजन इसको कर रखा है। इसके अलावा जो ऑन गोइंग, क्योंकि थेरेपी हमारे सेरेब्रल पॉल्सी या इस तरह के मसल्स का वीक होने की वजह से सब होता है इसमें, तो उसमें 20,000 रुपए का हमने रखा है अमाउंट टोटल फॉर द ईयर। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई होम्योपैथिक में जाए, आयुर्वेदिक में जाए, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि पैसे की जो लिमिट है, तो हमने उसमें भी 4,000 रुपए की धनराशि रखी है। जो जिस मोड, मतलब कोशिश ये की गई है कि जो जिस तरीके की भी चाहे वो उस तरीके से सुविधा को ले सके। और जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया था ट्रांसपोर्टेशन की, भाई हमारा दिव्यांग भाई बहन जब पहुंचेगा डॉक्टर के पास तभी तो कुछ कर पाएगा। तो अगर उसको कोई ले जाना वाला रिक्शे से ले जा रहा है, टैक्सी से ले जा रहा है, जैसे भी ले जा रहा है, तो 2,000 रुपया हमने इसीलिए उसमें भी डाला इनपुट कि कम से कम वो सेंटर तक एक बार पहुंचे या डॉक्टर के पास पहुंचे और इससे वो भार भी उसके ऊपर न पड़े और वो जुड़े और मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले सके। और ये पूरा कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम है, हमने सब चीज अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। और ओरिएंटल इंश्योरेंस, रक्षा टीके के जगह जगह सेंटर्स हैं जो हमारे पंजीकृत संगठन है पूरे भारत वर्ष में 550 के करीब, उनकी भी डिटेल दी हुई है। वो लोग भी इसके बारे में लोगों को मदद पहुंचाते हैं समझाने में। और अब तो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट, CRCs, इन सबको भी जोड़ दिया। हमारे सचिव महोदय ने हमको आदेश किया पिछले 2 महीनों में, पिछली बोर्ड मीटिंग के बाद, तो हमने इन सबको भी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, जिससे पूरा उद्देश्य ये है कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग उसका फिर धीरे धीरे। जी सर, जो ये आपने फैसिलिटीज बताई हैं, क्या इसकी वैलिडिटी क्या ये 1 साल के लिए होती है? देखिए कोई भी इंश्योरेंस जो टर्म इंश्योरेंस होता है, मैंने कहा IRDA की जो बेसिक गाइडलाइंस है उससे भी हम वायलेट नहीं कर सकते, तो वो 1 साल का, हर साल इसका रिन्यूअल होता है। अच्छा जी, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा बस आपका समय लूंगा, जो नहीं, मैंने बिल्कुल बिल्कुल सर, डे केयर सेंटर आपने, ये तो इंदिरा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की ब्यूटी है कि अद्वितीय है, मैं ये कहूंगा दिव्यांग जनों के लिए अद्वितीय। आज भी भारत में भी डिजाइन हो रहे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी एज ऑन डेट अगर आप देखें तो यही एकमात्र पॉलिसी है, भले 4 ही दिव्यांगताओं की, लेकिन दिव्यांगताओं के लिए है तो स्पेसिफिक। सर एक बार चारों दिव्यांगताओं के नाम आप दोबारा ले दीजिए। इसका स्वपरायणता, मैं हिंदी बोलना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि सुनने में लगेगा, तो स्वपरायणता को हम लोग ऑटिज्म बोलते हैं जी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है सेरेब्रल पॉल्सी, उसको हिंदी में प्रमस्तिष्क घात बोलते हैं। वो सेरेब्रल पॉल्सी ज्यादा एक्सेप्ट, जैसे होता है ना, अगर हम रेलवे स्टेशन को मैडम बोले लौपतगामिनी तो एक्सेप्ट, तो सेरेब्रल पॉल्सी भले इंग्लिश वर्ड है लेकिन एक्सेप्टेबल है, आसानी से समझ में आने वाला।
मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि जब ये एक्ट बना था तब से लेके और 2016 तक के बाद में अभी इंटेलेक्चुअल, क्योंकि यूएनसीआरपीडी और सब जगह मेंटल रिटार्डेशन वर्ड अब एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। और उसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटीज, बहु दिव्यांगता जो है, ये हमारी 4 इसमें कैटेगरी आती है जी। यहाँ मैं आपको एक चीज जो छूट रही थी, मैंने निरामय का बहुत ज्यादा, मैंने आपसे बताया था कि राष्ट्रीय न्यास डे केयर और रेजिडेंशियल केयर। जी, तो सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे निरामया आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी, तो ऐसी 5 स्कीम्स हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी स्कीम्स हैं? चेतना जी, हमारा जो राष्ट्रीय न्यास का था, जब हमने डिजाइन किया था तो ये किया था कि जब बच्चा पैदा हो और टिल डेथ, खास तौर से हमारी दिव्यांगताओं में, तो इस चीज को इन्विसाज करके हमने 2016 में सारी चीजों को डिजाइन किया। तो दिशा अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम, ये हमारी वेबसाइट पर सारी स्कीम्स हैं अवेलेबल, बोथ बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों। ये पब्लिक की हमेशा से डिमांड रही कि भाई हिंदी में नहीं होता, तो हमने 2016 में जब इसको बनाया तो बाइलिंगुअल बनाया और सारी चीजें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल। जी ठीक है सर। और देखिए ये बुकलेट को, ये इंग्लिश वर्जन देखा आपने, ये हिंदी वर्जन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, एक ही किताब में हिंदी और अंग्रेजी दोनों, बहुत बढ़िया सर। और राष्ट्रीय न्यास की एनुअल रिपोर्ट भी हम इसी पैटर्न पर बनाते हैं, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। इससे दोनों चीजों की बचत होती है और एक ही व्यक्ति दोनों जिस भी भाषा में चाहे तो उसमें करे। दिशा अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चा जितनी जैसे पैदा हो और जितनी जल्दी, ये आप मानेंगे सारे दिव्यांगताओं के लिए, न सिर्फ हमारी 4, सारी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली रिहेबिलिटेशन, उसकी सक्सेस रेट, जो भी आप उस पर काम करते हैं उसको रिहैब करके मुख्य धारा में लाने के लिए, उसकी सक्सेस रेट मैक्सिमम है 0 to 5 years। अच्छा जी। ये डॉक्टरों से, और वो हालांकि मैं लीगल एडवाइजर, लीगल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इतने वर्षों से काम करते हुए, प्रोग्राम डायरेक्टर होते हुए, चीजों का ऐसा हमको अनुभव हुआ एक्सपर्ट्स के साथ में। जो मैक्स मिनिस्ट्री की भी स्कीम जो है 0 to 6 year, हमने इसमें 0 to 10 years इसीलिए रखा क्योंकि हमने हमारे स्टेक होल्डर जितने पंजीकृत संगठन थे और जो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि सर इसमें 0 to 6 year तक तो डॉक्टरों के पास पहुंच की चीजें नहीं हो पाती है। हालांकि 0 to 10, मैंने बताया ना, जैसे अगर आपने 2 years में बच्चे पे आइडेंटिफिकेशन करके रिहैब प्रोसेस में काम करना शुरू किया तो उसका मुख्य धारा में आने बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी संभावना घटेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आप उसको छोड़ ही दें कि भाई 5 साल हो गया तो नहीं करें, 6 साल, तो मैक्सिमम अप टू 10 years तक भी अगर आप उसको रिहैब प्रोसेस में, सेंटर्स में या लोगों के साथ मिलते हैं और उस दिशा में प्रयास करते हैं तो उसके ठीक होने का, ठीक वर्ड तो मैं नहीं कहूंगा, उसका मुख्य धारा से जुड़ने का, इंडिपेंडेंट लिविंग की ओर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। वो अपने कार्यों को सेल्फ रिलायंस से करने लगे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये दिशा स्कीम, इसका एक कारण यही था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को जब लेके आते हैं और हमारे जो दिशा सेंटर्स हैं, दिशा कम विकास सेंटर्स हैं, जहां हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे एनजीओज, उनके स्पेशलिस्ट वहां बैठते हैं, तो पेरेंट्स आके वहां पर अपने बच्चे का आइडेंटिफिकेशन, जहाँ के फिर क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, उनकी ट्रेनिंग होती है। और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये था कि, या है अभी भी, कि जो बच्चे यहाँ से हो के मुख्य धारा में जुड़ के स्कूल जाने लगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट में चूंकि हमने सबको अधिकार दे दिया, तो हमारा इसके था कि अप टू 10 years तक, क्योंकि आप जानती हैं कि जो डिसेबिलिटी में जो बायोलॉजिकल एज होती है और जो मेंटल एज होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। 35, 40 साल, 50 साल का भी आदमी, उसकी बायोलॉजिकल एज हो सकती है लेकिन उसकी मेंटल एज 10-11 से ऊपर हो ही नहीं पाती। 10 साल 11 साल के जो मेंटल एज होती है उसमें, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया कि इस स्कीम में लोग आए और पेरेंट्स और चिल्ड्रन अगर इससे हो सके तो रिहैब प्रोसेस के माध्यम से मुख्य धारा में जुड़ के स्कूल जा सके। दैट इज द अल्टीमेट गेम। इसके बाद में बहुत से लोग, जैसा मैंने बताया, हमारी सीवियर डिसेबिलिटी कंडीशन है, ऐसी स्थिति होती है कि नहीं हो पाते, भाई स्कूल नहीं जा पाए, और पेरेंट्स खास तौर से वर्किंग है,
अब इसमें मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स सर्विस क्लास भी हो सकता है, बहुत हाई सर्विस क्लास भी है, या मनरेगा का मजदूर भी है। मतलब आप रेंज देखिए किसी को, वो 7-8 घंटे का रिस्पाइट कैसे मिले, स्पेशली मॉम्स को। हमारे जो भारत का जैसा अभी है पारिवारिक वो, कि पुरुष तो चला जाता है कमाने और उसमें महिला ही अपना रहती है, तो 24 घंटे आप सोचिए वो महिला इस बच्चे के साथ प्लस अपने और काम को, और या अगर महिला वर्किंग है वो भी, तो आप सोचिए इतनी मतलब वो दिक्कत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना चैलेंज रहता है इनके लाइफ। बिल्कुल। वो 6-7 1-2 घंटे भी अगर उनको रिलीफ मिल जाए तो वो भी उनके मन मस्तिष्क के लिए, उनके शारीरिक उसके लिए कितना आरामदेह होता है। तो ये विकास डे केयर सेंटर हमने इस बात को, ये स्कीम बनाई, इसमें 10+ अपर एज हमने रखी, इसमें 10+ के ऊपर के लोग इस सेंटर में जाके 6 से 8 घंटे का रिस्पाइट मिलेगा। और उस सेंटर में वो जब बच्चा या एडल्ट, चाहे 45 साल का हो, मैंने कहा ना अपर एज नहीं रखी मैं, चाहे जो हो, तो वहां पर जब वो रहेंगे उस विकास डे केयर सेंटर में, तो वहां पर भी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, उसमें उनको वोकेशनल स्किल ये सब चीजें सिखाई जाएंगी, स्पेशल एजुकेटर होगा, फिजियोथेरेपिस्ट होगा, तो वहां पर इस सेंटर में वो कुछ न कुछ सीखेंगे। और वो 6-7-8 घंटे का जो रिस्पाइट मिलेगा वो फैमिली को मिलेगा, तो अपने जो भी रोजी रोजगार कर रहे हैं कुछ उस दिशा में कर पाएंगे। अगर माता उसकी मदर है तो उससे भी रिस्पाइट मिलेगा। तो ये स्कीम इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कि रिस्पाइट मिले, और उस दौरान उस 6 से 8 घंटे में बच्चा या एडल्ट जो भी है वो जाके वहां कुछ सीखे, अपने लाइवलीहुड की ओर कुछ बढ़े। आपने देखा होगा कि इस समय स्किल ट्रेनिंग और इसके माध्यम से हमारा ज्यादातर जोर ये है कि हमारे दिव्यांग भाई बहन भी जो भी है वो कुछ लाइवलीहुड के लिए कुछ अपना काम कर सके, और जो भी हुनर सीखे उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे, बहुत जरूरी है। और उसके उस पर नहीं, और अलग अलग चीजों। तो ये डे केयर स्कीम है हमारी, जिसको मैंने आपसे भी चर्चा में लिया। इसके अलावा सर अभी इसके बारे में एक प्रश्न जो मेरे जहन में आया है, इसके लिए क्या कुछ फीस होती है, और वहाँ डे केयर में बच्चों को वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाती हैं? देखिए, भारत सरकार तो जब सबसे ज्यादा जब ध्यान कोई भी स्कीम हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले वो तबका जो कि एकदम अक्षम वर्ड तो नहीं मैं यूज करूंगा, लेकिन जो इकोनॉमिक रूप से, तो बीपीएल को उसमें रखने की व्यवस्था है। और चूंकि एक हमने जब स्कीम भारत सरकार बना रही है, राष्ट्रीय न्यास बना रहा है, तो उसमें हमने कुछ चीजों का एक मॉडल डेवलप किया। इतने बाय इतने का रूम होगा, इतने स्पेशल एजुकेटर होंगे, आया होगी, ये होगा, मतलब एक मॉडल कि इस चीज को अगर कोई और भी रेप्लिकेट करे, क्योंकि आप जानते हैं डिसेबिलिटी स्टेट सब्जेक्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो अगर कोई और भी इसको आगे करना चाहे तो एक मॉडल हमने दिया। तो हमारे सेंटर में जो हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि हम जो फंडिंग करती है राष्ट्रीय न्यास, वो बीपीएल को करती है। तो बीपीएल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, एक सेंटर में 20 बच्चे रहते हैं, इसमें विकास दिशा में, और विकास में 30 जो बच्चे से मेरा मतलब डोंट टेक इट चाइल्ड, उनकी बायोलॉजिकल एज 45 क्या होती है, क्योंकि मुंह से बच्चा वर्ड निकलता है, मतलब पर्सन अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें, तो उसको राष्ट्रीय न्यास उस संस्था को बेनिफिशियरी वाइज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वो सब चीजें, वो लम सम हम लोगों ने इसको बाकायदा बड़ा एनालिसिस किया था कि अगर कोई अपना लेके रेंट पर भी बिल्डिंग ले तो कितना कंपोनेंट आएगा, जो कि उस दौरान वो दोपहर में उनको कुछ मील्स देंगे जो सिखाएंगे। तो पर बच्चा 4200 रुपया हमने विकास स्कीम में रखा था, और प्रति माह जी। और जो राष्ट्रीय, इसमें एक चीज हमने आपको ये बताना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा हमने रखा। ये मैं बताऊं, ये हमने इसलिए आवश्यक है कि परिवार के वो लोग सेंटर पे बच्चों को भेजते नहीं। सही बात है, बिल्कुल, उसमें तो उनके समझ में, तो हमने अपनी संस्थाओं को ये इंसेंटिव दिया कि आप पेरेंट उसमें सर्टिफाई करेगा, और जो बच्चे आएंगे तो 1000 रुपया पर बच्चा, लेकिन 20 मतलब हमने बताया एक साइज हमने बनाया, ऐसा नहीं कि वो 50-60 लोग एक उसमें बढ़ जाए। तो एक सेंटर में मैक्सिमम विकास डे केयर सेंटर में 30 हो सकते हैं, और दिशा में 20, क्योंकि उसमें पेरेंट भी साथ में आते हैं।
तो उसकी फंडिंग पैटर्न हमने इसी तरह से रखी मैडम कि इसमें जो है विकास में 3800 रुपए और उसमें 4500 रुपए दिशा में हमने पर बेनिफिशियरी रखा हुआ है जी। इसमें हमने संस्था को थोड़ा सा छूट ये दी कि सिर्फ बीपीएल से वो सारी चीजें तो नहीं हो पाएंगी, तो और हमारा उद्देश्य भी ये नहीं कि सिर्फ बीपीएल ही हो, अगर एएलआईजी अपर, क्योंकि मिडिल क्लास भी तो उतनी ही उसको आवश्यकता है जानता है उसमें, तो अपर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, अगर वो लोग भी आते हैं तो आप उनको भी वो सुविधा या ज्ञान या लाभ दीजिए, लेकिन आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। और बीपीएल की कैटेगरी में, बीपीएल की कैटेगरी और एलआई लोअर इनकम ग्रुप भी एक हमने बनाया, उसको भी हम फंडिंग कर देते हैं अगर मैच करता है अपर इनकम ग्रुप से। उसका रेशियो हमने 1:1 का बनाया, जैसे बीपीएल प्लस एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप और एपीएल, सपोज कीजिए बीपीएल 5 है, लोअर इनकम ग्रुप 4 है, तो 9 हो गए, और इधर एएलआईजी मतलब अपर इनकम ग्रुप के लोग 9 है या 10 है, तो हम 9 लोगों की फंडिंग कर देंगे। 5 बीपीएल की तो 100% करते हैं, लेकिन 4 जो लोअर इनकम ग्रुप है उसकी भी फंडिंग हम कर देंगे। अब आपका प्रश्न अगर आप नहीं भी पूछ रहे, लेकिन मैं जानता हूँ लोग पूछते हैं मुझसे लोअर इनकम ग्रुप क्या है सर, तो जैसा आप जानते हैं कि बीपीएल हर स्टेट का अलग अलग लिमिट है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है, गोवा में कुछ है, हर एक का अलग अलग है। तो हम उस चीज को हमने बस ये किया कि बीपीएल जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी निर्धारित कर रखे हो वो प्लस 50% एड ऑन, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपए है उत्तर प्रदेश में बीपीएल की लिमिट, तो 150 रुपए वहां हो गया लोअर इनकम ग्रुप। महाराष्ट्र में जैसे जो भी है तो उसमें 50% एड ऑन करके वो लिमिट उसकी हो जाएगी लोअर इनकम ग्रुप की। तो बीपीएल और एलआईजी का जो संख्या बल होगा एएलआईजी से मैच कर जाएगा, तो हम लोअर इनकम ग्रुप वाले की भी फंडिंग कर देंगे, अदरवाइज हम फंडिंग बीपीएल की ही करेंगे। सपोज कीजिए मान लीजिए 10 बीपीएल है और एक उसमें जो है या 2 लोअर इनकम ग्रुप के हैं, लेकिन 8 एपीएल है या 9 ही अपर इनकम ग्रुप के हैं, तो हम लोअर इनकम ग्रुप का नहीं करेंगे क्योंकि 10 बीपीएल को हम ऑलरेडी फंड कर रहे हैं। तो ये मतलब ये चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतने जितने रिसोर्सेज हैं उसके हमने कोशिश की है समाज के सबसे निचले वर्ग तक की, लेकिन सुविधा वो सबको दें जो भी रीजनेबल चार्ज हो। तो सर अभी कितने ऐसे सेंटर्स होंगे, क्या वो ऑल ओवर इंडिया में है, किस तरीके से काम करते हैं? हमारे भारतवर्ष में सेंटर्स जो है उसकी संख्या तो 745 जिलों को देखते हुए बहुत कम है, और लेकिन यह है कि दिशा और विकास स्कीम जो है पूरे जो हमारी स्कीम है वो करीब करीब हर प्रदेश में लगभग तो है, लेकिन संख्या बल बहुत कम है, 35 है, 30 है, तो कुल 135 अभी हमारे जो सेंटर्स हैं भारतवर्ष में, जो कि डे केयर सेंटर में और रेजिडेंशियल में है, विकास और दिशा। जी 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 दिशा तो जी बहुत बढ़िया आपने ये बताया। इसके हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जानने के लिए तो काफ़ी कुछ जानकारियां हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में हम इन 5 स्कीम्स पर अलग अलग प्रोग्राम बनाएं, जिससे कि हर एक स्कीम के बारे में जानकारी जो है लोगों तक पहुंचे। क्योंकि अभी हम राष्ट्रीय न्यास पर बात कर रहे हैं, तो अभी हमें आगे समय को देखते हुए बढ़ना होगा। इसके अलावा सर समर्थ स्कीम हम ऑलमोस्ट 3 स्कीम्स की तो बात कर चुके हैं, निरामया की कर चुके हैं, विकास की कर चुके हैं, दिशा की बात कर चुके हैं। जी समर्थ स्कीम ये राष्ट्रीय न्यास की सबसे पुरानी स्कीमों में से एक है, लेकिन जैसा कि हमने बताया 2016 में हमने अपनी स्कीम्स को रिवैम्प किया, तो ये रेस्पाइट केयर की स्कीम है, और इसको भी मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमने सब बाइलिंगुअल बनाई, ये सारी हमारी वेबसाइट पे है, कोई भी जाके इसको देख सकता है, और एक्सेसिबल राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट है www.thenationaltrust.gov.in। तो समर्थ स्कीम में मेन ये है कि इसमें जो ऑर्फन है उनको भी, और प्लस जो ऐसे भी जो दिव्यांगजन है, कुछ समय के लिए, कोई 1 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, या सपोज कीजिए वहां रखना चाहता है, तो वो इस समर्थ स्कीम चलाने वाले हमारे पंजीकृत संगठन को अप्रोच करके वहां अपने वार्ड को छोड़ सकते हैं, और उतने दिनों तक वो वहां पर वार्ड रह के उनका कुछ न कुछ सीखेगा। जैसे मैंने बताया हर एक में हमने वोकेशनल, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया हमने, वहाँ स्पेशल एजुकेटर होगा, फिजियोथेरेपिस्ट होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसमें आते हैं, सिखाएंगे हर चीज। मतलब ये नहीं कि वो वहां जाके बस
खाए और सो जाए, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग से लेके उसकी सोने तक की सारी एक्टिविटीज को डिफाइन रही जाएगी, साथ में उसको इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए क्या क्या करना है वो भी सिखाया जाए। और जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताएं मोस्ट मार्जिनलाइज्ड है, तो इसमें हमें एक चीज और भी समझना होगा, इवन टॉयलेट बाथिंग खुद से इंडिपेंडेंटली कर लेना मैडम, ये भी एक अचीवमेंट है। हमारे हमको एक पैरामीटर नहीं बना सकते कि कोई सर्बल पॉलिसी का बच्चा एक दिन में यहाँ तक चाय उठा पाता है, 10 दिन में कर पाता है, 1 साल लग जाता है उसे कप को ले जाने में, क्योंकि ये इतनी सीवियर चीजें हैं। वर्ल्ड में मैंने बताया कि अभी तक इसका कोई वो नहीं है, सिवाय इसके कि आप इसमें इंटरवेंशन करते जाएं और वो इंडिपेंडेंट लिविंग की ओर बढ़ता जाए। जी, प्रोसेस कंटिन्यूअस हमें उसमें करना पड़ेगा। तो समर्थ स्कीम का एकमात्र ये था कि इसमें जो जिसका कोई नहीं है तो ऑर्फन भी पंजीकृत संगठन, उनके लीगल गार्जियनशिप का बहुत डिटेल उसमें पूरा दिन ही अगर मैं बोलूं तो लग जाए, तो वो जिनके माँ बाप ही नहीं, कोई नहीं देखने वाला, तो हमारे पंजीकृत संगठन उनके लीगल गार्जियन बन सकते हैं, वहां भी इनको रख सकते हैं। एक हमने मॉडल डेवलप किया कि किस तरीके से ऑर्फन्स के लिए, किस तरीके से एडल्ट्स के लिए ये समर्थ स्कीम काम कर सकती है। और इसमें हमने जो फंडिंग पैटर्न वही है जो मैंने आपको दिशा विकास में बताया, बीपीएल, एलआईजी वर्सेस एएलआईजी, अपर लिमिट ग्रुप। और इसमें पर बेनिफिशियरी, चूंकि इसमें सुबह नाश्ते से लेके खाने से लेके रात सोने तक का सब कुछ है, एक्टिविटीज भी है और वो है, तो 7,000 रुपए हम लोगों ने बड़ा कैलकुलेट करके, जिससे कि अगर कोई चलाए तो ईमानदारी से उस पर काम कर पाए इतने लोगों के लिए। तो 7,000 रुपए पर बेनिफिशियरी हमने इसमें रखा है। और इसको भी इसमें समर्थ सेंटर में हमारे 20 से 30 बेनिफिशियरी के बीच में लोग रह सकते हैं, जिनकी की हम फंडिंग करते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको, बीपीएल की 100% फंडिंग होती है, उसके ऊपर लोअर इनकम ग्रुप की जो रेशियो अगर मेंटेन, जैसा मैंने आपको बताया था, जाता है तो होता है। जी, घरौंदा स्कीम का जिक्र मैं ये करूंगा, ये सोच के बनाई गई कि टिल डेथ समर्थ में एग्जिट है, अगर आप 1 साल के लिए भी, 2 साल के लिए भी, मैक्सिमम 5 इयर्स तक आप इस स्कीम के तहत रह सकते हैं। लेकिन घरौंदा ये सोच के बनाया गया कि जैसा मैंने बताया था कि मोस्ट मार्जिनलाइज सीवियर डिसेबिलिटी, आप अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत सोचेंगे हाई सपोर्ट नीड काफी में, तो आप समझिए कि ये उस चीज को दिमाग में रख के बनाया गया कि टिल डेथ आदमी घरौंदा में रह के और अपने जीवन का जो कुछ भी है उसे पास कर सकता है। और यहाँ पर भी सारी एक्टिविटीज, मतलब ऐसा नहीं कि आप घरौंदा में आ गए तो बस अब आप काम करिए, इंडिपेंडेंट लिविंग की ओर बढ़िए और रहिए, भले आपको रहना उस सेंटर में। जैसे अगर मैं कहूँ वृद्धाश्रम में लोग आजकल चले जाते हैं, घर में नहीं, तो घरौंदा में ऐसा नहीं कि आप गए तो एकदम कुछ वहां पर यू डू ऑल एक्टिविटीज, लेकिन आप लाइफ टाइम टिल डेथ आप वहां रह सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है। और इसमें 10,000 रुपया पर बेनिफिशियरी का हम लोगों ने रखा था कि इसमें दिया जाएगा। और इसमें भी 20 बेनिफिशियरी एक सेंटर में रखने का प्रावधान है, मैक्सिमम इसमें 26 से 30 बेनिफिशियरी रह सकते। जी, तो सर घरौंदा में भी इन्हीं 4 डिसेबिलिटी से संबंधित लोग, ये मैं आपको जो कई बार क्लियर करूंगा कि जब भी मैं बोलूं दिव्यांगता, तो मेरा मतलब इन राष्ट्रीय, क्योंकि अधिनियम से हम बंधे हुए हैं। पार्लियामेंट ने जिस चीज के लिए हमको एम्पावर किया है वो सिर्फ 4 दिव्यांगताओं के लिए क्या है। ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, एक्ट है, और ये हमारी वेबसाइट पर सारी चीजें हैं। मैं ये बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग किसी भी चीज को ये ना सोचे कि भाई अब हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सारा चीज हमारा ऑनलाइन सिस्टम से है। और जो इनविसाज 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ज्वाइन किया तो कैशलेस, फेसलेस इस तरह का ऑफिस डेवलप हो, तो वो सारी प्रक्रिया को राष्ट्रीय न्यास ने पूर्ण रूप से सैंक्शन से लेके, डिसबर्समेंट से लेके, बाकी सारी चीजें कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, डीबीटी प्रोसेस है। निरामय तो कंप्लीट डीबीटी है, बाकी हम पंजीकृत संगठन के माध्यम से ही काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय न्यास का हर प्रदेश में कोई ऑफिस नहीं है। बहुत छोटा सा हमारा ऑफिस है दिल्ली में, जिसमें कि एक अध्यक्ष, दूसरे संयुक्त सचिव महोदय और नीचे प्रोग्राम डायरेक्टर, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, डिप्टी डायरेक्टर और ऐसे स्टाफ हैं, प्रोग्राम ऑफिसर, गिनती के लोग हैं हम लोग। 20-22 का स्टाफ है पूरे। इससे ज्यादा तो हमारे
स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, तो हम लोग उसको कैटर करने की कोशिश करते हैं और हमारे पंजीकृत संगठन जो भी हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और राष्ट्रीय न्यास का जो सर्वोच्च बॉडी है बोर्ड ऑफ द नेशनल ट्रस्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 9 डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी उनको शामिल किया गया है। दूसरा एक अध्यक्ष जो संयुक्त सचिव होता है वो मेंबर सेक्रेटरी के रूप में, और 9 जो हमारे राष्ट्रीय न्यास के जो दिव्यांग जन को रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिस्ट्री के पार्टिसिपेशन होने का मतलब ये है कि कितनी सीरियसनेस है इस बोर्ड में और उसको किस लेवल तक आप समझ सकते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उनको बोर्ड का सदस्य बनाया गया, डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, लेबर से हैं, HRD से हैं, मतलब जो नाम बदलते जा रहे हैं वो रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, सब जगहों से, लेबर से, सब जगह से। लेकिन जो मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रीय न्यास खुद तो काम नहीं करता ना भाई, लोकल लेवल कमेटी पे हम आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के थ्रू, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पंजीकृत संगठन। अब ये पंजीकृत संगठन ही क्या है, और राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड में 9 मेंबर पंजीकृत संगठनों से चुन के आते हैं। तो वो कौन पंजीकृत संगठन है, कैसे है, उनका क्या रोल है, वो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वही बोर्ड में भी आते हैं। तो राष्ट्रीय न्यास में कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं रजिस्टर कर सकता। उसके लिए जो 3 कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है एसोसिएशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, मतलब जो खुद से दिव्यांग है उनका एसोसिएशन, एंड तीसरी कैटेगरी एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आप समझिए कि ये 3 तरह की जो सामाजिक संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 3 मेंबर उनकी कैटेगरी से चुन के आते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से 3, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन वर्ड अब हम यूज नहीं करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉल्सी का हो गया। एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनके मैनेजमेंट कमेटी में 51% जो बोर्ड मेंबर या गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं वो पेरेंट्स हैं दिव्यांगजन, तो वो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया। और जिस संगठन में, जिसकी गवर्निंग बॉडी में मोर देन 51% खुद दिव्यांग है, दे देमसेल्फ आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये कहलाया, दिव्यांगजन व्यक्तियों का समूह या संस्था। इनकी संख्या बहुत कम है। आज का अगर मैं अपने 550 की अगर लिस्ट देखूं तो मोर देन 50% से ज्यादा तो हमारे पेरेंट कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशन है, और 7 और 8 ओनली होंगे जो दिव्यांग जन का 51% जो है उस कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, 400 से ऊपर की करीब संस्थाएं हैं वो। तो ये 3 जो मैंने कैटेगरी आपको बताई, 3 बोर्ड मेंबर वो इस कैटेगरी से चुन के आते हैं, और 9 लोग राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड में इसमें से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में, इन 4 दिव्यांगताओं के क्षेत्र में इन लोगों का कितना महत्वपूर्ण रोल है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के लिए जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो, और फुल टाइम जो हमारे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं वो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड है। तो ये 3 कैटेगरी के संस्थाएं, एनजीओ जो है राष्ट्रीय न्यास में अप्लाई करती हैं, और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, हम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करें जी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जी। तो जब कोई एनजीओ आपके पास अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो उनका चुनाव किस आधार पर होता है? एक तो आपने ये बताया है कि 3 तरह की संस्थाएं हैं जो कि इन स्कीम्स को अवेल कर सकती हैं, उसके अलावा और कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं? इसमें देखिए, हमने हमेशा जो गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर एक ब्लेम लगता है कि एक बार में सारे कागज नहीं बताते, एक बार दौड़ाते हैं, 2 बार। हमने इस चीज को सिरे से ही खारिज करने के लिए अपने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए 1 to लेकर 10-15 तक जो भी है वो डाल दिए। उसके अलावा एक भी सिंगल एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सर, साथ साथ हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे एक बार वेबसाइट का नाम दोबारा से बता दें जी, और ईमेल आईडी भी, ताकि जो ये सारी इंफॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट पे जाके संबंधित एनजीओ वगैरह उसको देख सकें। बिल्कुल।
वेबसाइट देखिए हमारी www.thenationaltrust.gov.in। आपने जैसे ये बताया कि एनजीओ जो है, यदि जिनको जानकारी चाहिए हो वेबसाइट पे वो सब अवेलेबल है। इसके बाद सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लीगल गार्जियनशिप की एक बात आपने अभी कही थी, तो वो क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे ये बताते हुए मतलब हो रहा है कि हमारे समाज में जो जुडिशियल सिस्टम है, जिनको कि हम लोग कोई चीज दिक्कत होती है तो उन्हीं के पास भागते हैं, वहां पर भी इसके नॉलेज में खास तौर से लीगल गार्जियनशिप जो राष्ट्रीय अधिनियम के तहत है 4 दिव्यांगताओं के लिए बहुत कमी है। माँ बाप सोचते हैं भाई मेरा बच्चा है, नेचुरल गार्जियन है, तो 18 साल के बाद में फिर लीगल गार्जियनशिप क्यों बनना? आपके प्रश्न पे एक और तो उनका भी भ्रम, और ये बहुत पढ़े लिखे लोगों में, मैं ये बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब अनपढ़ लोगों में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं, इवन आई कैन से, अब इससे ज्यादा उनमें कहूँ सिविल सर्वेंट हैं। ये प्रश्न पूछने तब उन्हें बताना पड़ता है कि 18 साल के बाद आदमी एडल्ट हो जाता है। मेरा मतलब पर्सन, मे बी मेल फीमेल, एडल्ट हो जाता है। उसके बाद उसका अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है और वो इंडिपेंडेंट अपने निर्णय लेने के लिए, करने के लिए स्वतंत्र है और करता है, जैसा कि नॉर्मली होता ही है, नॉर्मल होता है। अब चूंकि हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोग भी, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, बायोलॉजिकल एज चाहे जो हो 40 हो 50 हो, लेकिन अभी तक मेंटल एज उनकी 11, 12, 13, अगर आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो यही एज आती है। वो अपने बातों को, अपने निर्णय को लेने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए लीगल गार्जियन की आवश्यकता है। अब लीगल गार्जियन और नेचुरल गार्जियन में फर्क क्या है? नेचुरल गार्जियन पेरेंट हो सकते हैं और नेचुरल गार्जियन भी लीगल गार्जियन बन सकता है, मतलब पेरेंट भी थ्रू लोकल लेवल कमेटी अपॉइंट होकर लीगल गार्जियन बन सकता है, लेकिन अदर देन पेरेंट्स भी लीगल गार्जियन बन सकते हैं जी। तो लीगल गार्जियन उस दिव्यांगजन को रिप्रेजेंट करेगा उसके सारे राइट्स के एनफोर्सिबिलिटी के लिए, जो दिव्यांगजन है। और जैसा मैंने बताया कि हमारी जो दिव्यांगताएं हैं लाइफ लॉन्ग है और उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, तो उनके इंटरेस्ट राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल गार्जियन का होना बहुत जरूरी है। अब वो लीगल गार्जियन उनके सगे माँ बाप बनते हैं या कौन बनते हैं, ये और डिबेटेबल इशू है, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही मैं बताऊंगा। अब 70-80 साल के माँ बाप हो रहे हैं, सोचो तो उन्हें खुद ही सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन लोकल लेवल कमेटी या लोग समाज को भी तो सोचना चाहिए कि उन्हीं को क्यों गार्जियन देना। उनसे नो ऑब्जेक्शन लेके सिबलिंग्स को, उसके पीयर एज ग्रुप के लोगों को गार्जियनशिप दो। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपने पीयर एज ग्रुप में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसकी बॉन्डिंग ज्यादा दिनों तक चलेगी। तो यहाँ तो बस मैं अभी आपके आंसर पर इतना ही देना चाहूंगा कि लीगल गार्जियन की इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है कि भले आप सगे माँ बाप हैं, लेकिन उसके बाद में 18 साल का हो जाए, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, कोई बेनिफिट गवर्नमेंट स्कीम की आएगी तो वो खुद से नहीं कहेगा, बैंक वाला कहेगा आप गार्जियनशिप लाओ सर्टिफिकेट, या ये अपने से कर नहीं सकता। तो लीगल गार्जियन होने के नाते वो बैंक में जाके ज्वाइंट अकाउंट खुलवा देगा, फर्स्ट नेम उसका रहेगा, कोई जैसे हमारी निरामा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस का भी कुछ, मतलब जो कुछ भी है आप सोचिए, वो एक आइडेंटिटी, पर्सन की आइडेंटिटी के साथ में उसके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करके उसके खाते पहुंचाना, लीगल गार्जियंस उसको फिर देख सकते हैं। तो सर इसमें आप लोकल लेवल कमेटी की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या मतलब क्या औचित्य है यहाँ पर? देखिए लोकल लेवल कमेटी, अब मैं बताऊं, ये जो गार्जियनशिप की जब बात आती है तो गार्जियनशिप किस चीज के लिए? पर्सन एंड प्रॉपर्टी और बोथ। और आप जानती है कि पर्सन का अकेले केयर कोई करना, भारत वैसे भी देश वैसा ही है, कौन करता है? तो जहां प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पर तो महाभारत काल से आप जानते हैं कि भाई भाई में युद्ध हुआ, वहां पर वो है। तो हमारे दिव्यांगजन के अगर नाम में कोई प्रॉपर्टी या उनके नाम कुछ प्रॉपर्टी रहती है, हाउ इट विल बी प्रोटेक्टेड? उसका सगा भाई भी कुछ जरूरी नहीं है कि उस चीज को, तो एक थर्ड पार्टी लोकल लेवल कमेटी, चेयरपर्सन इज कलेक्टर, आपके सपोर्ट के लिए खड़ी है। अगर आपने गार्जियनशिप अप्लाई करते समय उसके मूल प्रॉपर्टी की डिटेल जो कि मैंडेटरी है भरना, चाहे आप नीली भरे, लेकिन देना जरूरी है। अगर वो रहती है तो जो गार्जियन होगा वो
पहली चीज तो उसके ऊपर अगर आपने कुछ, मैं तो कहता हूं कि पेरेंट्स जो सक्षम है वो जरूर कुछ ना कुछ इन दिव्यांग जनों के नाम से करें, क्योंकि जब तक वो जिएंगे वो प्राइड के साथ जिएंगे। उस प्रॉपर्टी का जो भी इंटरेस्ट या जो भी होगा, जो भी गार्जियन बनेगा वो एहसान नहीं जताएगा, ये होगा कि भाई इसके तहत इस पे खर्च कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग का काम लोकल लेवल कमेटी के हिस्से में रहेगा कि फॉर्म सी और डी जो एनुअल रिटर्न, जैसे हम आप इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे ही उस गार्जियन को लोकल लेवल कमेटी में फाइल करना है एनुअली, इतनी इनकम थी, हमने खर्चा किया, इसके में ये किया, और वो उसे देखें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि लोकल लेवल कमेटी के माध्यम से, और लोकल लेवल कमेटी कलेक्टर है 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आई मीन कुछ इस तरीके, मतलब एक मॉनिटरिंग एजेंसी टाइप वो हो गए हैं, और वो हमेशा उस दिव्यांगजन के लिए एक आप समझ लीजिए कि सपोर्ट सिस्टम रहे। जी जी, अक्सर सर ये कहने और सुनने में आता है कि यदि किसी पेरेंट्स का दिव्यांग कोई बच्चा है तो वो ये कहते हैं कि अगर जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हम देख रहे हैं, और जब हमारे बाद क्या होगा, तो ये उसका सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली और न सिर्फ उसका सॉल्यूशन है, एक चीज यह भी क्लियर कर दूं, उन पेरेंट्स को उनको ये भी समझना चाहिए कि उस बच्चे के नाम जरूर करें, और मरने के बाद अगर वो दिव्यांगजन की डेथ होती है तो प्रॉपर्टी फैमिली में वेस्ट करेगी। और जैसे भी होगा, मैं कहता हूं अगर आप 2 बच्चे हैं आपके, तो अगर 10 लाख 20 लाख लोन लेके आप एक को MBA और मेडिकल और करा रहे हो, तो इस बच्चे के लिए भी कुछ FD कर दो ना। जब होगा तो उसके इंटरेस्ट से भले उसका सगा भाई उसे गार्जियन बने, लेकिन वो प्राइड तो, वो बोझ तो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप छोड़ के गए, इसका इंटरेस्ट आ रहा है, खिला रहा है, और डेथ हो जाएगी तो वापस वो फैमिली में ही जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आवश्यक है ये इस बात को जानना और समझना। राष्ट्रीय न्यास एकमात्र ऐसा वो है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100% मैडम एग्जम्पशन है। बाकी समय आप देखिए 80G 80C में 100% नहीं है, उसमें 80% उसका जो एग्जम्पशन है। राष्ट्रीय न्यास को डोनेशन देने में 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताओं के फेवर में जो भी डोनर हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अपील है कि वो इन दिव्यांगताओं के लिए जो भी डोनेशन देंगे वो 100% सर आपको उसमें टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, जो कि ना किसी और पॉलिसी में, ना गवर्नमेंट की किसी स्कीम में, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100% का एग्जम्पशन। तो ये राष्ट्रीय न्यास के अंदर जो डोनेशन आप देते हैं अंडर सेक्शन 80G 2A सब क्लॉज 3rd HJ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्राविधान है। और राष्ट्रीय न्यास में बहुत लोग डोनेशन देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप समझिए जैसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में आप बाढ़ उसको देखते हैं, तो इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो भी सरकार के अलावा जो आप अनुदान राशि देते हैं वो स्कीम में उनके लिए प्रयोग में आती है। और चूंकि राष्ट्रीय न्यास के पास में एक छोटा सा कॉर्पस 99 में जो भारत सरकार ने दिया था 100 करोड़ का, उस समय के साथ देखते हुए वो बहुत कम है, और अब थोड़ा सा ग्रांट इन एड 2016 से मिलता है। तो समाज की बिना भागीदारी के, सहयोग के पूरे भारतवर्ष में इस तरह के दिव्यांगजनों का उनको कैटर करना बहुत कठिन होता है। तो ये सहयोग भारत राष्ट्रीय न्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने भी रखता है, और उन लोगों के लिए भी कि उनका पैसा सही जगह सही लोगों के उपयोग में कार्य आ रहा है, ये उनके भी संतुष्टिकरण का, और टैक्स का भी 100% एग्जम्पशन। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सब जानकारी से हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा और वो आगे भी इस जानकारी को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नेशनल ट्रस्ट दिव्यांगजनों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा और उनकी लीगल गार्डियनशिप के लिए काम करता है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाकर उनके कौशलों को बढ़ाना है, जिससे समाज में उनकी भागीदारी भी हो सके। दोस्तों, राष्ट्रीय न्यास से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी आप विभाग की वेबसाइट www.thenationaltrust.gov.in से ले सकते हैं। संभव है हर डगर आसान हुआ जी
सशक्त